हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और इस चैप्टर से आज हम लोग एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम क्या होगा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो इसे बोलते हैं यथाविधि भुगतान। यथाविधि भुगतान, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो बच्चों आइए समझते हैं कि ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है और किन सिचुएशन में कोई पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। बच्चों, हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मीन्स होता है कि जब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हम इंस्ट्रूमेंट में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी माना जाएगा जबकि वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग किया गया है और ऐसा पेमेंट गुड फेथ पर एंड विदाउट नेग्लेंसी किया जाता है, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। और याद रखिए बच्चों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लायबल पार्टी है वो अपनी लायबिलिटी से तभी डिस्चार्ज हो पाएगी जबकि उसने वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया हो। इट इज वेरी नेसेसरी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो पेमेंट किया जाए वो इन ड्यू कोर्स होना चाहिए। और इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो पेमेंट ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग गुड फेथ पर और विदाउट नेग्लेंसी होना चाहिए। बच्चों, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले कर देते हैं या फिर नेग्लेंसी के साथ करते हैं, लापरवाही से करते हैं, गुड फेथ तो नहीं करते, तो ऐसे केस में वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाता है। और ऐसे मामले में जो इंस्ट्रूमेंट की लायबल पार्टी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी और मे भी उसे अपने इस इंस्ट्रूमेंट का फिर से दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम पेमेंट करें तो पेमेंट करते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखें और वही बातें इसमें बताई गई हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स में कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करते समय हमें कुछ बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। तो आइए बच्चों समझते हैं कि कोई भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स कब माना जाएगा। इसके लिए बच्चों हमारे इस एक्ट में 4 कंडीशन बताई गई है और अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती है तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाता है। तो आइए देखिए चारों कंडीशन कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए कहती है कि पेमेंट मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द अपैरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अपैरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में जैसी भी कंडीशन या शर्तें बताई गई हैं उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग, उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कंडीशन का मेरा टॉपिक मतलब होगा कि आप जो पेमेंट करें वो पेमेंट मैच्योरिटी डेट पर या मैच्योरिटी डेट के बाद होना चाहिए। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट अगर बिफोर मैच्योरिटी कर दी जाता है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और लायबल पार्टी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। जैसे बच्चों एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई चेक है जिस पर एडवांस डेट की चेक है, जिस पर एडवांस डेट लिखी है, अभी वो डेट आई भी नहीं, वो एडवांस डेट है और उस एडवांस डेट की चेक को हम बैंक में ले गए तो सोचिए बैंक क्या उसको कभी कैश करेगा? क्या नहीं करेगा ना, बैंक उस चेक को तुरंत रिटर्न कर देगा। लेकिन मान लीजिए किसी एडवांस डेट का चेक का पेमेंट बैंक ने अपने काउंटर पर कर दिया तो ऐसे केस में लायबिलिटी बैंक के ऊपर आ जाती है और ऐसे केस में अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉस बैंक को बियर करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, जब भी बैंक किसी चेक का पेमेंट करता है तो उस पर डेट जरूर अच्छी तरह वॉच कर लेता है, क्योंकि अगर एडवांस पेमेंट कर दिया गया तो लायबिलिटी बैंक के ऊपर आएगी और वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन, जब भी आप पेमेंट करें मैच्योरिटी डेट पर या उसके बाद पेमेंट किया जाए, मैच्योरिटी डेट से पहले किया गया पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में लायबल पार्टी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लेंसी। बच्चों, ये सेकंड कंडीशन कहती है कि आप जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करेंगे वो पेमेंट ऑलवेज गुड फेथ पर होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ओर से पूरी ईमानदारी ऑनेस्टली बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पेमेंट मांगने आया है वो पेमेंट पाने का राइट्स नहीं रखता, कोई डाउटफुल सिचुएशन है या कोई सस्पेक्टेड
पर्सन है, तो ऐसे केस में आपको तुरंत पेमेंट स्टॉप कर देना चाहिए, पेमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सस्पेक्टेड पोजीशन होने के बाद भी, डाउटफुल सिचुएशन होने के बाद भी अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो बच्चों ये पेमेंट भी इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में हम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों जब भी हम पेमेंट करें अपनी ओर से गुड फेथ में पेमेंट करेंगे एंड विदाउट नेग्लिजेंसी। विदाउट नेग्लिजेंसी मतलब क्या हुआ, लापरवाही मत करिए, केयरफुल होकर पेमेंट करिए और इंस्ट्रूमेंट में जो भी बातें कही गई हैं उसको अच्छी तरह वॉच करके समझकर तब पेमेंट करिए। अगर नेग्लिजेंसी से पेमेंट करते हैं तो भी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया कि जब भी आप पेमेंट करिए गुड फेथ में पेमेंट करिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली पेमेंट करिए और कोई भी डाउटफुल सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी मामले में कोई डाउटफुल है, कोई सस्पेक्टेड मैटर है तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह इंक्वायरी कर लीजिए और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो पेमेंट मत करिए। लेकिन अगर डाउटफुल सिचुएशन होने के बाद भी अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और लायबल पार्टी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पर जो थर्ड कंडीशन ये कहती है कि आप जब भी पेमेंट करें तो केवल उसी व्यक्ति को पेमेंट करिए जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट है, आप तो उसी व्यक्ति को पेमेंट करिए। विदाउट इंस्ट्रूमेंट पेमेंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप उसको पेमेंट भी मत करिए। ऑलवेज उसी व्यक्ति को पेमेंट करिए जिसके हाथ में, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। जिसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है आप उसको पेमेंट हरगिज नहीं करेंगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, द पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली। आप इंस्ट्रूमेंट का जो भी पेमेंट करिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाहे प्रोविजनरी नोट्स हो, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हो, बच्चों इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के मामले में आप जो भी पेमेंट करिए वो पेमेंट मनी टर्म में होना चाहिए। वो पेमेंट मनी टर्म में होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट या किसी दूसरे फॉर्म में नहीं। अगर मनी के अलावा हम किसी दूसरे फॉर्म में पेमेंट करते हैं, किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में, कमोडिटी के फॉर्म में, सर्विस के फॉर्म में, तो वो पेमेंट भी इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जब भी आप किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करिए वो पेमेंट मनी टर्म में, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं। ओके, तो बच्चों ये चार कंडीशन होती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए। अगर ये चार की चारों कंडीशन पूरी होती है तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। यानी कि अगर इन चार में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा और ऐसे मामले में इंस्ट्रूमेंट के जो भी लायबल पार्टी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी और ऐसा हो सकता है कि उसे उस इंस्ट्रूमेंट का दोबारा फिर से पेमेंट करना पड़ जाए। तो बच्चों जब भी पेमेंट करेंगे ये चारों कंडीशन को फॉलो करना होगा और ये चारों कंडीशन फॉलो करते हुए हम इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करते हैं, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाता है। बात समझ में आ गई कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो बच्चों हम अपने वीडियो को अब यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आपसे ये छोटा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो बच्चों स्टॉप करें अपने वीडियो को। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।